हेलो फ्रेंड्स, यूनिट 1 का पार्ट 3 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमारा पार्ट 3 शुरू है। तो टॉपिक है हमारा यहाँ पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IND-AS। AS स्टैंड्स फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन के लिए IND इस्तेमाल किया गया। तो अभी जो हमने 29 स्टैंडर्ड का बात किया था पार्ट 2 में, तो उन्हीं स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ पे आगे बोला हुआ है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्कस अबव आर नॉट इन द स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिस एप्लीकेबल ग्लोबली। तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, अभी जो हमने 29 स्टैंडर्ड की बात की थी पार्ट 2 में, तो वो जो है वो स्टैंडर्ड जिस हिसाब से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है या इंटरनेशनल जो प्रिंसिपल है उसके हिसाब से वो फिट नहीं बैठते। With a view to making the financial statement uniform and enable the investors to assess and compare financial positions of Indian company with other। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कहाँ इस्तेमाल होता है? ये ग्लोबल में 100+ कंट्रीज जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करती है। तो इंडिया के जो हमने 29 स्टैंडर्ड पढ़े वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से फिट नहीं बैठते। तो अगर हमारे कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो कंपनी के, जैसे इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई एक लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड मतलब ग्रामर है, लैंग्वेज की ग्रामर है, तो हमारे यहाँ पे कुछ और ग्रामर इस्तेमाल हो रही है और किसी बाकी की जो कंट्रीज है 100+ कंट्रीज में उनकी ग्रामर कुछ और है, तो हम सही तरह से समझ नहीं पाएंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी ग्रामर अलग है लैंग्वेज की और हमारी ग्रामर अलग है। तो बेटर वे में करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? IND-AS को लाना पड़ा। तो वही बोला है कि जो कंपनीज है, जो फॉरेन कोई इन्वेस्टर्स है, वो इंडिया की फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की नहीं समझ पा रहा, क्योंकि यहाँ के स्टैंडर्ड अलग तरह से है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है आपका IND-AS बनाया गया। ठीक है, IND-AS पूरी तरह से उतना तो नहीं है जितना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, पर उसके हिसाब से काफी चीजें ये कवर करता है। कौन सा? IND-AS। तो जो हमारे पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें कमी क्या रह गई थी? उसमें कमी यही रह गई थी कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से वो मैच नहीं करते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से IND-AS को बनाया गया। तो वही इसका मेन पर्पस इसमें है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ICAI उसने रिकमेंड दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFR को इसके बारे में, एंड स्टैंडर्ड आर नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और NFRA के कहने पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है ये जो हमने IND-AS स्टैंडर्ड की बात की ना, तो इस वाले स्टैंडर्ड को लेकर उन्होंने नोटिफाई किया। तो टोटल 41 स्टैंडर्ड इसमें आइडेंटिफाई किए गए। किसमें? IND-AS में। ऑफ विच 2 स्टैंडर्ड हैव बीन सुपरसीड एंड विड्रॉन। तो 41 स्टैंडर्ड थे जिसमें से 2 स्टैंडर्ड को वापस ले लिया गया। अगर कभी कोई कंफ्लिक्ट होता है किसी एक्ट के बीच में या फिर IND स्टैंडर्ड के बीच में, जिसकी बात हमने अभी की, तो अगर IND-AS के बीच में या किसी एप्लीकेबल लॉ के बीच में कभी कंफ्लिक्ट आता है, तो जो लॉ है, लॉ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपका बेसिक हो गया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को क्यों लाया गया था? जो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो इंटरनेशनल टर्म के हिसाब से अच्छे नहीं थे, उसके हिसाब से स्टैंडर्ड या प्रिंसिपल उतना वो मैच नहीं करता था, तो इसी पर्पज के लिए IND-AS को लाया गया। फिर IND-AS को कैसे बनाया गया? तो इसमें जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है उसको ध्यान में रख के जो है AS को लाया गया, ताकि जो ग्लोबल कंपनीज है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है, वो भी इंडिया की जो फाइनेंशियल कंपनी है उसको समझ सके। ठीक है, अब 2 स्टैंडर्ड है, एक तो जो कि ICAI ने इशू किया और एक जो इंडियन AS जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया। तो दोनों में से कौन से स्टैंडर्ड को कौन सी कंपनी को यूज करना चाहिए? क्योंकि 2 स्टैंडर्ड है, 2 ऑप्शन है, तो कंपनीज कौन से वाले स्टैंडर्ड को मानेगी? स्टैंडर्ड यानी कि हमने देखा था ना, स्टैंडर्ड मतलब ग्रामर, लैंग्वेज। जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग क्या है? लैंग्वेज है बिजनेस की, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? उसी की ग्रामर है। तो 2 तरह की ग्रामर है, एक तो ICAI जो कि इंडिया के स्टैंडर्ड को ध्यान में रख के बनाया गया, और जो IND इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को ध्यान में रख के बनाया गया। ठीक है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जो है नोटिफाई किया। तो इनमें से कौन से वाले स्टैंडर्ड को इंडियन कंपनी को मानना चाहिए? वो जो अपनी अकाउंटिंग करेगी तो कौन से वाले स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करेगी? ठीक है, तो इसको ध्यान में रखे हुए 2 नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया। पहला नोटिफिकेशन आया 16 फरवरी 2015 में। ठीक है, तो 16 फरवरी 2015 में फर्स्ट नोटिफिकेशन आया, और इसमें उन्होंने बोला कि कौन कौन सी कंपनी जिनको IND-AS यानी जो सेकेंड वाला स्टैंडर्ड है ना, तो कौन सी कंपनी है जिनको IND इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करना होगा। दीज आर कंपनीज हुज इक्विटी एंड डेब्ट सिक्योरिटी आर लिस्टेड एंड। तो ऐसी कंपनी जिनका इक्विटी या डेब्ट सिक्योरिटीज को लिस्ट किया गया है या फिर वो लिस्ट करने जा रही है, इंडिया में या बाहर कहीं पे भी वो लिस्ट है ऑलरेडी या लिस्ट करने जा रही है। सेकंड, अनलिस्टेड कंपनी हैविंग। अगर कोई कंपनी जो लिस्ट नहीं है, अनलिस्टेड कंपनी है, तो उसका नेटवर्थ अगर ₹250 करोड़, अगर उसका नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है, तो वो भी AS जो IND-AS है उसको इस्तेमाल करेगी। तो पहली कंपनी जो लिस्ट है, चाहे इंडिया में चाहे कहीं और, वो पहले से लिस्ट है या लिस्ट होने जा रही है।
दूसरा किसके लिए, अनलिस्टेड कंपनी के लिए जिनका 250 करोड़ या उससे ज्यादा का नेटवर्थ होता है। नेटवर्थ क्या इतना, आपके असेट्स कितने और लायबिलिटी कितना, उसका डिफरेंस को नेटवर्थ बोलते हैं। ठीक है। तीसरा, होल्डिंग सब्सिडी, जॉइंट वेंचर या एसोसिएट कंपनी कवर्ड बाय ए एंड बी। तो ये ए और बी की दो कैटेगरी है, एक तो लिस्टेड और एक अनलिस्टेड। तो इसकी अगर कोई जॉइंट वेंचर है, इसकी सब्सिडी है या इसकी होल्डिंग कंपनी, वैसे अनलिस्टेड की जॉइंट वेंचर सब्सिडी होल्डिंग कंपनी है, तो वो भी जो है IND-AS को ही मानेगी। तो ये था आपका IND-AS का कि किन को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मानना है। ठीक है। अब हम उसकी बात करेंगे कि किन को जो ICAI का स्टैंडर्ड है, किन कंपनीज के लिए वो है। तो इसको लेके एक नोटिफिकेशन जारी किया गया 23 जून 2021 में। ठीक है। तो कौन सी कंपनी जिनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ICAI ने इश्यू किया था, तो उन स्टैंडर्ड को किन कंपनीज को मानना होगा। तो 1 अप्रैल 2021 से जो है ये टाइम शुरू होता है। तो इसमें बोला गया है कि एवरी कंपनी अदर देन कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो जो कंपनी जो कंपनी जिनकी हमने बात की थी, लिस्टेड अनलिस्टेड। ठीक है। तो अनलिस्टेड जिनकी 250 करोड़ या उससे ज्यादा की वर्थ है, तो उससे ज्यादा की बात की, तो जो उससे कम वाले होंगे वो ICAI वाले स्टैंडर्ड को मानेगी। तो इनके अलावा जो बाकी कंपनीज बच गई है, वो इस वाले स्टैंडर्ड को, फर्स्ट वाले स्टैंडर्ड को मानेगी। ठीक है। तो वही इसमें लिखा है कि अदर देन द कंपनीज लिस्टेड अबव। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसको कब यूज किया जाता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी बनाती है, तो उसके रिगार्डिंग। और इसमें नोटिफिकेशन जब दिया गया तो उसमें बोला गया कि स्मॉल और मीडियम साइज कंपनी जो है उनके लिए एग्जाम्पशन दिया गया इसी स्टैंडर्ड में, इसी नोटिफिकेशन में जो मीडियम और स्मॉल साइज है उनके लिए एग्जाम्पशन दिया गया। तो इसमें मीडियम और स्मॉल साइज कौन सी कंपनी, उसके बारे में भी बोला गया। इसमें बोला गया हु इक्विटी एंड डेब्ट सिक्योरिटीज आर नॉट लिस्टेड। तो मीडियम साइज और स्मॉल साइज कंपनी उसको बोला जाएगा जिसने अपनी इक्विटी और डेब्ट को लिस्ट नहीं किया किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, ना इंडिया में ना बाहर, कहीं पे भी लिस्ट नहीं किया। ठीक है। और ये बोला कि वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंश्योरेंस कंपनी नहीं होनी चाहिए। मतलब बैंक, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस कंपनी को आप SME, स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। जिसका टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम, जिसका टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 250 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नहीं होना चाहिए। और इसने जो है विच डज नॉट हैव बोरोविंग इन एक्सेस ऑफ 50 करोड़ रुपीज एट एनी टाइम। तो 50 करोड़ से ज्यादा की इसने बोरोविंग नहीं की होगी। लास्ट है कि विच इज नॉट ए होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी विच इज नॉट ए स्मॉल। तो ये किसी जो है ऐसी कंपनी जिसको स्मॉल कंपनी नहीं बोला गया, उसकी ये सब्सिडी होल्डिंग कंपनी नहीं होनी चाहिए। तो 5 चीजें जिनके लिए ये रूल जो है, ये नोटिफिकेशंस को एग्जाम्प्ट किया गया। तो इसमें स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी की डेफिनेशन इसमें दी है। तो स्मॉल और मीडियम साइज के लिए बोला है कि ऐसी कंपनी जिसने अपने इक्विटी शेयर्स को या डेब्ट को कहीं पे भी लिस्ट नहीं किया और ना ही कभी आगे लिस्ट करेगी। ठीक है। और लिस्टिंग के प्रोसेस में भी नहीं है और उसने पहले से लिस्ट भी नहीं किया, ना इंडिया में ना बाहर किया। फिर सेकंड इसमें बोला है कि वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंश्योरेंस कंपनी नहीं होना चाहिए। तीसरे में बोला है कि 250 करोड़ से ज्यादा का उसका टर्नओवर नहीं होना चाहिए। चौथा बोला है कि उसने 50 करोड़ से ज्यादा की बोरोविंग ना की हो। लास्ट बोला है कि वो ऐसी कंपनी जिसको स्मॉल या मीडियम कंपनी नहीं बोला गया, यानी कोई बड़ी कंपनी की वो सब्सिडी होल्डिंग कंपनी भी नहीं होनी चाहिए। तो ये एग्जाम्पशंस है। तो ये नोटिफिकेशन बाकी कंपनीज के लिए, बट इन कंपनीज को एग्जाम्पशन दिया गया है। अब जो IND-AS है, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो फाइनेंशियल सेक्टर के लिए क्या है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उसने एक प्रेस जारी किया, कब, 18 जनवरी 2016। तो इसमें इन्होंने बोला कि ये जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसको शेड्यूल कमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, उनको भी लागू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो IND-AS है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बने हुए। ठीक है। जो ICAI के वो इंडियन स्टैंडर्ड है, ये इंडियन की लैंग्वेज है, समझ सकते हैं, इंडियन की ग्रामर है। लेकिन IND-AS आपकी इंटरनेशनल जो है उसको ध्यान में रख के बनाए गए। तो बोला है कि जो बैंक है या जो इंश्योरेंस कंपनीज है या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, उनको भी IND-AS को लागू करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो बैंक है ICAI के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इस्तेमाल कर रहा है। तो इसको लेके इन्होंने बात किया। इन्होंने बोला कि बैंकों को ऊपर लागू होना चाहिए और बैंक क्या करेंगे, 1 अप्रैल जो है 2018 ऑनवर्ड्स जो है उसके बाद से ये जो है नई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बैंक इस्तेमाल करेंगे, ऐसे करके बोला गया। ठीक है। लेकिन फिर बाद में RBI ने इसको लेके जो है नोटिफिकेशन जारी किया और फिर उसमें उन्होंने बोला कि एक सर्कुलर जारी किया 11 फरवरी 2016 और इसमें बोला कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक को IND-AS वाले स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि टाइम ऊपर यहाँ पे बता दिया था। नोटिफिकेशन 2016 में जारी किया गया था और बोला था कि 1 अप्रैल 2018 ऑनवर्ड्स से जो है उनको ये IND-AS को मानना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे करके बोला गया। फिर बाद में RBI ने देखा कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसमें भी अमेंड करना पड़ेगा। फिर RBI ने ये बात गवर्नमेंट को बताई। फिर गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसमें भी अमेंड करेंगे। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन था इसको 1 साल डिले किया गया।
ठीक है, कि चलो कोई नहीं, पहले हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को अमेंड करेंगे और उसके बाद ही फिर जो है बैंकों को बोलेंगे कि INDS को इस्तेमाल करो, इस वाले स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करो। ठीक है, फिर उसको थोड़ा सा डिले कर दिया गया क्योंकि गवर्नमेंट से RBI ने कंसल्ट किया और गवर्नमेंट ने बोला थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। तो RBI ने फिर एक सर्कुलर जारी किया 22 मार्च 2019 और उसने बोला जो INDS है उसके लिए थोड़ा हम डिले कर रहे हैं। पहले 2018 में बोला 1 साल करेंगे, फिर अगले साल बोला कि अभी थोड़ा डिले होगा, पर टाइम इसमें नहीं बताया। ठीक है, तो एज ऑन अभी की अगर हम बात करें तो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करते हैं। जो इंटरनेशनल INDAS है उसको भी हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि इसके लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में चेंज करना है, कुछ चेंजेस लाने, तो उसमें थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा। तो वही यहाँ पे इसमें बोला गया। अब यहाँ पे बोला है कि अगर इंडिया के बैंक IND अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करेगा तो क्या क्या उसको चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है कि पहले आप कोई दूसरी लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज से बात कर रहे थे, पहले आपकी बिजनेस एक ऐसी लैंग्वेज से बात कर रही थी जिसकी ग्रामर कुछ थी। अब आपको पूरी ग्रामर चेंज करनी है, अपनी लैंग्वेज चेंज करनी है बिजनेस की, तो उसमें काफी सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वो चेंजेस क्या है, अभी वैसे बैंकों पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, अभी टाइम लगेगा, गवर्नमेंट ने बोला है कि थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद ही वो उसको बैंकों को अमेंड करने के लिए बोलेंगे। अगर अमेंड हो जाता है तो क्या क्या चेंजेस बैंकों को करने पड़ेंगे वो यहाँ पे लिखे गए। तो यहाँ पे बैंकों के जो फाइनेंशियल असेट्स है, जो भी लोन या इन्वेस्टमेंट जो होते हैं बैंकों के, तो उसको अमोर्टाइज कॉस्ट के हिसाब से क्लासीफाई करना रहेगा। अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब होता है कि वो कॉस्ट जो ऑलरेडी आपकी लग चुकी है, जो खर्चा आपका हो चुका है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंस। जो खर्चा आप दे चुके हैं तो उस पे आपको अपने लोन या इन्वेस्टमेंट को उस रेट, उस कॉस्ट पे क्लासीफाई करना पड़ेगा। फिर इंटरेस्ट की बात की गई है कि जो इंटरेस्ट है उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा इनकम स्टेटमेंट, और उसके लिए इंटरेस्ट रेट मेथड ये जो है इस्तेमाल किए जाएंगे। फिर स्टॉक ऑप्शन की भी यहाँ पे बात की है। स्टॉक ऑप्शन विल बी रिक्वायर्ड टू बी फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ग्रांट एंड रिकॉग्नाइज एज स्टाफ एक्सपेंस इन द इनकम स्टेटमेंट ओवर द वेस्टिंग पीरियड ऑफ स्टॉक ऑप्शन। तो स्टॉक ऑप्शंस जो होता है उसको फेयर वैल्यू ऑफ ग्रांट के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है जो IND अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 109। तो इसमें बोला है जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसको एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल के हिसाब से रिप्लेस किया जाएगा कि कितनी कॉस्ट उसमें हुई है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं। इसके देखिए 3 तरह के जो है आपके ECL यानी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, मतलब 3 स्टेजेस में इसको पूरा किया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे देखते हैं कि जो 3 स्टेज की बात की गई थी ना, किसके लिए 3 स्टेजेस है, ये आपका ECL है। ECL मतलब एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। तो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस को 3 स्टेजेस में यहाँ पे लिख लेते हैं। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस को 3 स्टेजेस में पूरा किया जाएगा। स्टेज 1 12 महीने का होगा। स्टेज 2 में 2 है, एक तो लाइफ टाइम है नॉन क्रेडिट, और दूसरा एक क्रेडिट इम्पेयर्ड है। ठीक है, तो टोटल 3 मॉडल है। तो जो 12 मंथ वाले हैं, 12 मंथ में ECL को करना है फॉर एक्सपोजर विच हैव नॉट बीन असेस्ड एज क्रेडिट इम्पेयर्ड और वेयर देयर हैज नॉट बीन सिग्निफिकेंट क्रेडिट रिस्क, the portion of ECL associated with probability of default events occurring within the next 12 months will need to be recognized. So 12 मंथ ECL कौन से हैं? ऐसे वाले लोन, ऐसे वाले क्रेडिट जिसमें कोई चेंज नहीं होगा, जिसमें क्रेडिट रिस्क ज्यादा नहीं है। ठीक है, क्रेडिट इम्पेयरमेंट या किसी टाइप का क्रेडिट रिस्क इसमें ज्यादा नहीं है, तो उसको नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए जो है, विद इन नेक्स्ट 12 मंथ मतलब 12 महीने का टाइम दिया गया कि उसको जो है डिफॉल्ट होने का जो चांस है वो नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए जो क्रेडिट रिस्क है उसको हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, लाइफ टाइम के लिए नहीं करेंगे। क्यों सिर्फ हम 12 महीने के लिए इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म तक कोई भी रिस्क उसमें नहीं होगा। नेक्स्ट 12 मंथ तक के लिए हम कंसिडर करके चल रहे हैं, क्योंकि उसमें किसी भी टाइप का क्रेडिट रिस्क में कोई मतलब उसमें कोई रिस्क, आपको क्रेडिट रिस्क इस तरीके का कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो वो 12 मंथ्स वाला हो गया। ऐसे लाइफ टाइम में 2 है, एक है नॉट क्रेडिट इम्पेयर्ड और दूसरा क्रेडिट है। जो लाइफ टाइम ECL है फॉर क्रेडिट एक्सपोजर देयर इज अ सिग्निफिकेंट, तो ऐसे वाले एक्सपोजर, ऐसे वाले लोन जहाँ पे अच्छा खासा क्रेडिट रिस्क आपका है सिंस इनिशियल रिकॉग्निशंस बट आर नॉट, लेकिन वो क्रेडिट इम्पेयर्ड नहीं है, तो उसके लिए लाइफ टाइम ECL जो है रिकॉग्नाइज करना रहेगा। तो जो क्रेडिट है मतलब क्रेडिट रिस्क उसमें अच्छा खासा है, इंक्रीज होगा क्रेडिट रिस्क, लेकिन जो है वो क्रेडिट इम्पेयर्ड नहीं है, तो उनके लिए लाइफ टाइम ECL रखना पड़ेगा। और फाइनेंशियल असेट्स विच इज which will be assessed as credit impaired where one or more event having a determined impact। तो बोल रहा है एक एक ज्यादा इवेंट है जिसकी वजह से क्रेडिट रिस्क हो सकता है, उसका खतरा है, तो उसके लिए जो है हमें लाइफ टाइम ECL, उसके लिए भी हमें यही रखना पड़ेगा। तो वही इसमें लिखा है कि जो क्रेडिट इम्पेयर्ड है उसके लिए लाइफ टाइम ECL हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और जो बैंक प्रोविजन रखते हैं ना, बैंकों में प्रोविजन होता है स्टैंडर्ड एसेट्स और NPA के लिए, तो प्रोविजन भी चेंज हो जाएगा। तो AS 109 में उसी के बारे में बात की गई है कि जो मेथोडोलॉजी, जो तरीका हम इस्तेमाल करते हैं करंट एसेट और जो स्टैंडर्ड एसेट्स है या NPA की प्रोविजन के लिए, तो मेथड भी चेंज हो जाएगा। तो इसके बारे में AS 109 में उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसमें हमारा हो गया। फिर यहाँ पे इन्होंने देखो स्टैंडर्ड भी यहाँ पे आपको बता दिए, यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट दी है। तो अभी जो आपका एग्जाम अभी तक जो पूछा जाता है, तो जो हमने पार्ट 2 में 29 के आसपास
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे वो याद किए थे, तो अभी तक उसी में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये जो लिस्ट दी है 102 से लेके नई जो आपके इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिस्ट है, ये अभी बैंकों में एप्लीकेबल नहीं हुई है, ठीक है। जब एप्लीकेबल हो जाएगी तब ये वाला आपके एग्जाम में पूछा जाने लगेगा, लेकिन अभी नहीं हुई है तो 2-3 साल 1-2 साल तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी तो नहीं होने वाला, तो इसीलिए अभी ये आपके काम की नहीं है, क्योंकि ये अभी एप्लीकेबल नहीं है। फ्यूचर में जो है बैंकों पे एप्लीकेबल रहेगा, तो जब एप्लीकेबल रहेगा तब उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एज ऑन डेट जो हमने 29 ईयर्स किए थे ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वही एप्लीकेबल है, बैंक उसी के हिसाब से अपना प्रोविजन बाकी चीजें करते हैं। तो इसीलिए आपके एग्जाम में जो हमने 29 प्रोविजन की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखे, उन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि हम ऑलरेडी पार्ट 2 में कवर कर चुके हैं। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इनको अभी आप इग्नोर कर सकते हैं, इनको आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अभी तक पूछा भी नहीं गया और अभी जो है पूछा नहीं जाएगा। जब बैंकों में एप्लीकेबल हो जाएंगे ना नए वाले, तब ये वाला पूछा जाएगा, और तब जो हमारे पुराने वाले 29 हमने देखे ना, फिर वो इंपॉर्टेंट नहीं लेंगे, तब ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी बैंकों में एप्लीकेबल नहीं है, तो इसीलिए जो अभी बैंकों एग्जाम में इसको नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये यूएसए का अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, ठीक है। इसको बोलते हैं USGAAP, यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल सिर्फ यूएसए में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आप लोग समझ रहे हैं ना, जो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, बिल्कुल जैसे हमारे इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वैसे GAP यूएस के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब यूएस में जो कंपनीज है वो इस वाले अकाउंटिंग रूल्स को इस्तेमाल करती है, जो कि GAP में बताया गया। और जो पब्लिक या प्राइवेट कंपनीज है यूनाइटेड स्टेट, वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट GAP के जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से बनाती है। और जो भी प्रिंसिपल है, कंसेप्ट है, वो सभी जो रूल्स है उसकी बात इसमें की गई है। SEC यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यूएस का है, तो वो जो है इसको बनाने का काम करता है। सो यूएसए की जो GAP है, इसको किसी लॉ में नहीं लिखा गया है और ये मैंडेटरी नहीं है सभी बिजनेसेस के लिए। लेकिन SEC यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो कि यूएसए का, उसने बोला जो फाइनेंशियल जो पब्लिक कंपनी है उनके लिए मैंडेटरी, उनको ही फॉलो करना रहता है। और ऐसी कंपनी जिनके बाहर के एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स नहीं है, तो उनको भी स्टैंडर्ड फॉलो करने का जरूरत नहीं है। तो वो इसमें बोला गया, किसके द्वारा बोला गया, ये यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा बोला गया। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मेन किस ऑब्जेक्टिव पे काम करता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है, तो जो भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है या जो क्रेडिटर्स है उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कंपनी के रिगार्डिंग, तो ये उसमें मदद करता है। और जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स या क्रेडिटर्स या बाकी के जो यूजर्स है, वो कितना अमाउंट, टाइमिंग या अनसर्टेनिटी क्या है कैश रिसिप्ट की किसी कंपनी को लेके, उनको कंपनी को लेकर डिसीजन चाहिए, कितना कैश रिसिप्ट कंपनी को मिलेगा जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको लेकर उनको डिसीजन चाहिए, तो उन सब में जो है मदद करता है। नेक्स्ट, फंडामेंटल क्वालिटीज। टू बी हेल्पफुल एंड टू बी यूजफुल एंड हेल्पफुल टू यूजर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपके यूजर्स के लिए यूजफुल रहे और हेल्पफुल रहे, तो उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसा होना चाहिए, रिलेवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल, कंसिस्टेंट। रिलेवेंट मतलब जो डेटा है वो सही होना चाहिए, कोई फेक या गलत डेटा नहीं होना चाहिए। और जो यूजर्स है वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की प्रेडिक्शंस कर सके, इतना रिलेवेंट आपका डेटा होना चाहिए। इससे आपका जो डिसीजन अच्छा खासा इंपैक्ट हो सकता है। सेकंड, रिलायबल। रिलायबल मतलब होता है भरोसेमंद। रिलेवेंट मतलब हाँ ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। रिलायबल मतलब उस पर आप भरोसा कर सके, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो वेरीफाइड होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी फेक इन्फॉर्मेशन। और न्यूट्रल जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, किसी भी टाइप का भेदभाव नहीं होना चाहिए जो इन्फॉर्मेशन इसमें दी जा रही है। तीसरा, कंपेरेबल। जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप कंपेयर कर सको, उस तरह की कोई दूसरे एंटरप्राइज है तो उसके साथ भी उस इन्फॉर्मेशन को कंपेयर करो, इस तरह की आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए। लास्ट है कंसिस्टेंट। द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी अप्लाइड। तो जो आपने पिछले साल अकाउंटिंग मेथड इस्तेमाल किया वो आपको इस साल भी इस्तेमाल करना है। ये बिल्कुल वैसे ही है, पिछले साल आपने जो ग्रामर इस्तेमाल की इस साल भी वही करनी है, ताकि कोई कंपैरिजन या कुछ करे तो बहुत आसानी से वो हो सके। तो ऐसा नहीं कि एक साल आपने कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया, अकाउंटिंग मेथड इस्तेमाल किया, अगले बार आप चेंज करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा सेम कंसिस्टेंसी के साथ आपको अकाउंटिंग मेथड इस्तेमाल करना है, ताकि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लियर हो, वेल एक्सप्लेन हो। तो ये क्वालिटीज होनी चाहिए अच्छे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। रिलेवेंट मतलब जरूरी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें इसमें कवर होनी चाहिए, उस चीज पर हम भरोसा कर सके। उसको अगर हम एक कंपनी के डेटा को दूसरे कंपनी के डेटा से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर कंपेयर करें तो इसलिए हम कंपेयर कर सके। कंसिस्टेंट मतलब इस बार आपने जो अकाउंटिंग मेथड इस्तेमाल किया, अगली बार भी आपको वही वाला मेथड इस्तेमाल करना चाहिए। फिर SEC, उसके बारे में थोड़ा सा बताया, यूनाइटेड स्टेट एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। इसका क्या काम है? SEC was created because of ग्रेट डिप्रेशन। तो जो ग्रेट डिप्रेशन था उसके बाद ही SEC यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को बनाया गया। एट दैट टाइम देयर वाज नो स्ट्रक्चर फॉर सेटिंग द अकाउंटिंग। तो उस टाइम पे ऐसे कोई स्ट्रक्चर बॉडी नहीं थी जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाए। तो SEC को एनकरेज किया गया, जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट स्टैंडर्ड अकाउंटिंग बॉडीज थ्रू AICPA लेटर FA। तो FASS ने पहले तो AICPA ने, फिर बाद में FAS ने जो है SE को इनकरेज किया। और तो अलग अलग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है
तो उनके साथ मिलके काम करती है एसईसी, और उसी ने जीएपी बनाया। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है किसके द्वारा बनाए गए हैं, एसईसी के द्वारा बनाए गए। तो अलग अलग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो मिलके काम करती है, मतलब उसने खुद से नहीं बनाया बट बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके उनके साथ उसने उसको सेटअप किया। किसने, एसईसी। तो जो हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं जो कि सिर्फ यूएसए में इस्तेमाल किया जाता है, यूएसए की कंपनी इस प्रिंसिपल को, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करते हैं। तो ये एसईसी ने प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर जीएपी को स्टैब्लिश किया। तो वही पर्पस है एसईसी का। ग्रेट डिप्रेशन आया था अमेरिका में, उसके बाद से एसईसी को स्टैब्लिश किया। और जब एसईसी आया था ना, तो कुछ प्राइवेट स्टैंडर्ड बॉडीज थी, तो उन्होंने एआईसीपी के थ्रू जो एसईसी को स्टैब्लिश करने के लिए इनकरेज किया था। अभी एआईसीपी क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका नाम है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। फिर 1939 में जो है एसईसी, अर्ज बाय द एसईसी, द एआईसीपी अपॉइंटेड द कमिटी ऑन अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। तो एआईसीपी ने एक अकाउंटिंग प्रोसीजर के ऊपर एक कमेटी को स्टैब्लिश किया। फिर ठीक है, फिर 1939 से लेके 1959 तक जो सीएपी थी, जो कमेटी थी अकाउंटिंग प्रोसीजर, उसमें 51 अकाउंटिंग रिसर्च बुलेटिन जो है जारी किया गया। उसमें अलग अलग टाइप के अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स के बारे में बातें की गई थी। लेकिन दिस प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम अप्रोच फेल टू डेवलप। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल का हो वो डेवलप नहीं हो पाया था। फिर 1959 में क्या हुआ, एआईसीपी क्रेडिट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड। तो ये जो एआईसीपी थे इसने पहले कमेटी बनाई थी, लेकिन वो कमेटी कुछ खास अच्छा काम नहीं कर पा रही थी। तो इसी ने, एआईसीपी ने एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड एपीबी बनाया, जिसका मिशन, उसका काम था कि एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, मतलब कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए अकाउंटिंग को लेके। इसने 31 ओपिनियंस दिए, 31 ओपिनियंस इशू किए, और इट वॉज डिजॉल्व इन 1973 फॉर लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड देयर फेलियर। फिर 1973 में ये भी डिजॉल्व हो गई क्योंकि अच्छे से प्रोडक्टिविटी से काम नहीं कर रही थी। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ एफएएसबी, उसके बाद एफएएसबी को बनाया गया, एआईसीपी एस्टैब्लिश अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो एफएससीए के साथ मिलके एफएससीए को बनाया किसने, एआईसीपी ने उसके बाद। और फिर उसने एसीएसईसी यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एग्जीक्यूटिव कमेटी को बनाया, और इसने ऑडिट एंड अकाउंटिंग गाइडलाइंस, स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन एंड प्रैक्टिस बुलेटिन ये इसने जारी किया। तो इसका जो ऑडिट एंड अकाउंटिंग गाइडलाइंस है उसमें समराइज किया था कि जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अलग अलग इंडस्ट्रीज यूज करेगी, तो उसके बारे में समराइज किया गया था। ठीक है, और जो एफएएसबी और जीएसबी, अभी जीएसबी क्या है, एफएएसबी वो हम देखेंगे, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए रहता है आपका। ठीक है, वो भी हम देखेंगे जीएसबी क्या है। तो जो चीजें, जो गाइडलाइंस जीएसबी और एफएसबी ने नहीं बताई थी, तो वो गाइडलाइंस इसने बताई थी। फिर अगला है स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन विच प्रोवाइड गाइडलाइंस ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टॉपिक्स अंटिल एफए। तो एफएएसबी या जीएस ने जिन फाइनेंशियल टॉपिक के बारे में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टॉपिक के बारे में गाइडलाइंस नहीं दी, इसने वो स्टेटमेंट भी जारी की। लास्ट है प्रैक्टिस बुलेटिन विच इंक्लूड एसीएसईसी व्यू ऑन नैरो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू नोट। तो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जो नैरो इश्यूज है जो इसके द्वारा कवर नहीं थे, एफएएसबी जीएसबी, तो इसने वो। तो फाइनली इनको अगर हम देखा जाए तो जो आपकी एसीएसईसी, इसने ऐसी गाइडलाइंस बनाई जो कि एफएएसबी नहीं बना पाई और जो जीएस नहीं बनाई। तो जिन गाइडलाइंस को, ऑडिट और अकाउंटिंग गाइडलाइंस को, स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन को, प्रैक्टिस बुलेटिन को जीएसबी एफएएसबी नहीं कवर कर पाए, तो उन सबको एआईसीपी ने बनाया था। तो वो इसका मेन पर्पज इसमें हो गया। हमने देखा था ना एफएएसबी जीएसबी। तो एफएएसबी क्या होता है वो हम पढ़ेंगे अब, और उसके बाद हम देखेंगे जीएसबी क्या होता है। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एफएसबी क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है। ठीक है, ये क्या काम करता है, तो रियलाइजिंग द नीड टू रिफॉर्म अकाउंटिंग प्रैक्टिस बोर्ड। तो अकाउंटिंग प्रैक्टिस बोर्ड बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अकाउंटिंग प्रैक्टिस बोर्ड बनाया गया था, और वो भी बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए इसको 1973 में अकाउंटिंग प्रैक्टिस बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया गया था, क्योंकि ये भी अच्छे से प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहा था, फेलियर था। जिस काम के लिए अकाउंटिंग प्रैक्टिस बोर्ड को बनाया गया था वो काम नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए जो है यहाँ पे लिखा है रियलाइजिंग द नीड टू रिफॉर्म द अकाउंटिंग प्रैक्टिस बोर्ड, लीडर्स इन अकाउंटिंग प्रोफेशनल अपॉइंटेड ए स्टडी ग्रुप। तो जो मतलब अकाउंटिंग प्रैक्टिस बोर्ड में रिफॉर्म करना था, तो उन्होंने एक स्टडी ग्रुप बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं वीट कम्युनिटीज, यानी फ्रांसिस वीट थे उनके चेयरपर्सन, तो उसके नाम पे एक कम्युनिटी बनाई गई। दिस ग्रुप डिटरमाइंड दैट एपीबी मस्ट बी डिसॉल्व। तो ये जो ग्रुप बनाया गया, तो इसने बोला जो एपीबी उसको डिसॉल्व करना चाहिए और एक नया स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जो है क्रिएट करना चाहिए। दिस स्ट्रक्चर इज कंप्राइज ऑफ 3 ऑर्गेनाइजेशन। इस स्ट्रक्चर में 3 ऑर्गेनाइजेशन थी। एक था इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाउंडेशन एफएएफ, अगला इसमें था फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी एफएएसएसी, और तीसरा था इसमें फाइनेंशियल एफएएसबी यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो इन तीनों को मिलके जो है काम दिया गया कि तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाओगे। अब हम बात करें एफएएसबी की, हैज नॉट कॉडिफाइड इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड डिक्लेयर द सोर्स ऑफ। तो जो एफएएसबी, इसने कई सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए, और
सो एफएएसबी ने कई सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए और उसको ही जो जीएपी की बात करते हैं तो वो भी एफएएसबी के द्वारा ही रिकॉग्नाइज किया गया। तो जो भी नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज है उन पे ये लागू होता है। कौन सा? जीएएपी का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये एफएएसबी के साथ बनाया गया था। तो यहाँ पे पूरी हिस्ट्री दे रखी है कि पहले किसको बनाया गया था, डिप्रेशन के बाद से पहली बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर फाइनली जो है एफएएसबी को बनाया गया। एफएएसबी अकेला नहीं था, उसके साथ बाकी दो एंटिटीज थी, एक तो एफएएफ था और दूसरा एफएएसए। ठीक है, एसी। तो ये तीनों बॉडीज ने मिलकर काम किया। तो इसमें स्पेशली रोल जो था एफएएसबी का था, तो इसलिए इसको एफएएसबी के नाम से जाना जाता है। फिर अपना अगला हम बात करेंगे जीएसबी। तो इसको 1984 में क्रिएट किया गया था। तो ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है। जीएसबी एड्रेस द स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट रिपोर्टिंग इशू। तो जीएसबी में जो स्टेट गवर्नमेंट या जो लोकल गवर्नमेंट है, इसका नाम ये गवर्नमेंट अकाउंटिंग। तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाएंगे, तो यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल की जो लैंग्वेज है उसमें ये अपना जीएसबी और ग्रामर इस्तेमाल करेंगे। तो जो नॉन गवर्नमेंट है उनके लिए जीएपी है जो कि एफएएसबी के द्वारा बनाया गया, और जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए जीएएसपी है। तो काम वो सेम करते हैं कि कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करना है। ठीक है, इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर। तो जैसा एफएएसबी का स्ट्रक्चर है सेम वैसे जीएसबी का स्ट्रक्चर भी। ये यहाँ पे हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आईएफआरएस यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे ना, ये आपका यूएसए का जो स्ट्रक्चर था उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अदर देन यूएसए जो इंटरनेशनल है वहां पे किस तरीके का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस्तेमाल होता है। देखिए, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, इसको थोड़ा बहुत भी अगर आप लोग याद रखेंगे ना कि जीएसबी किस काम आता है, एफएएसबी किस काम आता है, अगर आप एक एक नंबर का भी याद रखेंगे उतना भी आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, इसको शॉर्ट हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या चीजें इसमें जरूरी है, पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंडिया की चीजें ना वो हमें अच्छे से याद करके जानी है। हम लोग आईएफआरएस को फटाफट से कवर कर लेते हैं और उसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट होगा ना वो मैं आपको बताऊंगी कि इस चैप्टर में एक तो जो 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो हमने पार्ट 2 में कवर किया वो इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आपका बहुत ज्यादा इन्होंने डिफरेंस ये सब दिया, ये सब हम बिल्कुल स्किप करेंगे, किसी काम का नहीं। हाँ, यहाँ से फिर आपका इंपॉर्टेंट शुरू हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग लास्ट में आपका टॉपिक दिया, ट्रांसफर प्राइसिंग, आर्म लेंथ प्राइसिंग। इसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मई में आपका एग्जाम था तो वहाँ पे एक एक नंबर का क्वेश्चन था कि आर्म लेंथ प्राइस क्या है, ट्रांसफर प्राइस क्या है। तो ये थोड़ा सा लास्ट में इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल में क्या प्रैक्टिस होता है तो वो हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। हमें बाहर की कंट्रीज के स्टैंडर्ड की हिस्ट्री जानने से कोई खास मतलब नहीं है और इसमें कोई एग्जाम में आपके क्वेश्चन भी नहीं आना। तो ये वाला जो आपका आएगा ना ट्रांसफर या आर्म लेंथ, उसको हम लोग थोड़ा अच्छे से कर लेंगे क्योंकि उसमें से आपके एग्जाम में से क्वेश्चन आएगा। जो बाहर के स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जिसके बारे में बहुत डिटेल से आपकी बुक में दिया हुआ है तो वो उतना जरूरी नहीं है। इसको थोड़ा थोड़ा हम लोग एक एक नंबर, दो दो नंबर के हिसाब से करेंगे और उतना ही आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट इसमें रहेगा। बहुत डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है और इतना ये जरूरी भी नहीं है। तो आईएफआरएस क्या होता है? तो यूएस में तो जीएपी चलता है, जनरल एक्सेप्टेंस अकाउंटिंग। तो यूएस को छोड़ के और भी तो फॉरेन कंट्रीज है ना, तो वहां पे आईएफआरएस चलता है। तो बाहर 100+ जो कंट्रीज है वो इस वाले स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करती है। ये बिल्कुल ऐसे है कि यूएस की लैंग्वेज की जो ग्रामर है, यूएस के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो उसकी लैंग्वेज है, उसके फाइनेंशियल जो वहाँ की जो बिजनेस है उनकी लैंग्वेज है वहाँ का यूएस का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो ग्रामर है वो है जीएपी। यूएस को छोड़ के 100+ जो फॉरेन कंट्रीज है तो उनकी जो लैंग्वेज है, बिजनेस लैंग्वेज, उसकी ग्रामर है आईएफआरएस। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बिल्कुल वही काम करती है जो कि जीएपी करता है यूएस में, लेकिन ये यूएस के लिए नहीं है, ये अदर देन यूएस जो बाकी की जो इसमें लिखा भी है ग्लोबल लैंग्वेज फॉर अकाउंटिंग। तो जो अकाउंटिंग की जो ग्लोबल लैंग्वेज है, ग्लोबल कंट्रीज है, वो आईएफआरएस को इस्तेमाल करती है। तो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या है आईएफआरएस का, ये क्या ऑब्जेक्टिव है? और आईएएसबी इज द इंडिपेंडेंट स्टार्ट सेटिंग बॉडी। तो आईएफआरएस को किसने स्टैब्लिश किया? उसको आईएएसबी ने स्टैब्लिश किया है। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट है, जो आईएफआरएस है वो इंडिपेंडेंट है और नॉट फॉर प्रॉफिट प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करती है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि हाईली अच्छी क्वालिटी के, अंडरस्टैंडेबल, ग्लोबली एक्सेप्टेड, मतलब ग्लोबल में बाकी कंट्रीज भी एक्सेप्ट करे, इस तरह के इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को ध्यान में रख के जो है प्रिंसिपल्स बनाने हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड है इसका इस्तेमाल को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये भी इसी आईएफआरएस का काम है। टू टेक अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नीड्स। तो जो स्मॉल और जो मीडियम साइज इंडस्ट्रीज है तो उनकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए क्या जरूरी है तो वो चीजों को ध्यान में रखती है, और आईएफआरएस को जैसा अडॉप्ट किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए, तो ये काम ये देखती है। अगला है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईएफआरएस। तो जो इंटरनेशनल ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है इसको कौन कौन यूज करता है? तो 100+ कंट्रीज इसको इस्तेमाल करती है, तो 100+ कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया गया।
फिर डिफरेंस कितना है आपका, जीएपी एफआरएस, जीएपी आपका यूएस में इस्तेमाल होता है और आईएफआरएस अदर देन यूएस 100+ कंट्रीज जो है इस वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करती है। तो थोड़ा सा इसका डिफरेंस यहाँ पे नीचे बहुत ज्यादा डिफरेंस दिया तो वो बिल्कुल आप स्किप कर दीजिए, इतना नहीं पूछेंगे। बट हाँ थोड़ा बहुत हमें मालूम होना चाहिए कि जीएपी जो कि यूएस का अकाउंटिंग है और आईएफआरएस जो 100+ कंट्रीज का, बाकी कंट्रीज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि जो जीएपी वो यूएस में इस्तेमाल होता है और आईएफआरएस जो है 167 जुरिडिक्शंस, मतलब 100+ कंट्रीज के 167 जुरिडिक्शन में इस्तेमाल होता है अराउंड द वर्ल्ड। तो यानी ये ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, काफी कंट्रीज में किया जाता है। जो जीएपी है इज कंसिडर्ड मोर ऑफ ए रूल बेस्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये जो जीएपी ज्यादातर रूल बेस्ड अकाउंटिंग है, लेकिन आईएफआरएस ज्यादातर प्रिंसिपल, मतलब ये ज्यादा प्रिंसिपल पे फोकस करता है और ये रूल पे ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। बोथ जेपी एंड आईएफआरएस एम टू प्रोवाइड रिलेवेंट, तो जो यूजर्स है उनको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा, कंपनी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट रेडी करेगी तो यूजर्स को पता लगेगा, तो रिपोर्ट रेडी करने के लिए इन प्रिंसिपल को इस्तेमाल करती है। तो जैसा द इन्फॉर्मेशन पता लगे तो वो इन दोनों का पर्पस रहता है। लेकिन थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस है, तो डिफरेंस क्या है वो थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। जो जीएपी है इसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें बैलेंस शीट, इनकम या आपके चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फुट नोट, उन सब के बारे में बात की जाती है जीएपी वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। इट इज रिकमेंडेड दैट बैलेंस शीट सेपरेट करंट एंड नॉन करंट, तो जो आपके करंट और नॉन करंट असेट्स एंड लायबिलिटी उसको सेपरेट करना चाहिए, ऐसा जीएपी वाले प्रिंसिपल में स्टैंडर्ड में बोला गया। और जो डिफर्ड टैक्स है उसको आपको असेट एंड लायबिलिटी में इंक्लूड करना है। और अगर हम आईएफआरएस की बात करें तो वहां पे बोला है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बैलेंस शीट, इनकम और चेंज इन इक्विटी, कैश या फुटनोट में इंक्लूड करना है। ये पहली लाइन तो कॉमन है। फिर इसमें बोला है कि सेपरेशन ऑफ करंट एंड नॉन करंट असेट्स इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे भी जो करंट और नॉन करंट है आपके असेट्स या लायबिलिटी उनको सेपरेट रखना है। एंड डिफर्ड टैक्स मस्ट बी शोन एज अ सेपरेट लाइन, तो बोला है कि डिफर्ड टैक्स को अलग से आपको बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा। और अगर आपका कोई माइनॉरिटी इंटरेस्ट है तो उसको भी सेपरेट इक्विटी के तौर पे अलग से शो करना पड़ेगा। तो वो चीज़ इसमें बोली है। तो बहुत ज़्यादा इसका डिफरेंस उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो ज़्यादा जरूरी नहीं है, इसको आप लोग बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। जो टॉपिक बहुत डिटेल में दिया ना, तो इसको आप लोग इग्नोर कर दीजिए। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर प्राइसिंग, उसको हम लोग शुरू कर लेते हैं। पर उससे पहले जो हमने देखा है थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हमारे सिलेबस में, तो उसको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाएंगे। सो पार्ट 3 की शुरुआत हमने यहाँ से की थी, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IND-AS। तो इंडिया का जो ICAI का द्वारा बनाया हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, तो वो इंटरनेशनल के हिसाब से मैच नहीं करता था। तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स अच्छे से इंडियन कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को नहीं समझ पा रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए IND-AS को बनाया गया, ठीक है। और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है ना, उस चीज़ का ध्यान में रखे हुए हमने इंडियन IS को बनाया है। और दो है, एक तो ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कौन से वाला यूज करना चाहिए, तो जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किन किन को यूज करना चाहिए बताया। जो कंपनी ऑलरेडी लिस्ट है या लिस्ट होने जा रही है, अनलिस्ट कंपनी जिनका 250 करोड़ या उससे ज्यादा का नेटवर्थ है, उनको भी यूज करना चाहिए। या ये जो A और B कैटेगरी की कंपनी है, उनकी होल्डिंग है सब्सिडी कंपनी, उनको भी यही वाला इंडियन AS वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। और ICAI वाला किसको इस्तेमाल करना चाहिए, जो बच जाएगी अदर देन दिस, तो वो ICAI वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करेगी, ठीक है। फिर बैंकों के लिए क्या है कि बैंक कब से इस्तेमाल करेंगे, तो पहले नोटिफिकेशन आया था, बोला था कि 1 अप्रैल 2018 से बैंकों को भी IND-AS वाले स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करना है। फिर बाद में RBI ने नोटिफिकेशन दोबारा जारी किया और बोला कि अभी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में अमेंड करना है, तो थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। फिर गवर्नमेंट ने अभी थोड़ा सा इस पर रोक लगा दी है, बोला कि फर्दर नोटिस करेंगे इसके रिगार्डिंग। तो बैंक अभी पुराने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करता है। तो अगर बैंक नए वाले IND स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करेगा तो क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे, अगर नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएंगे तो बैंकों को क्या क्या चेंज करना पड़ेगा। तो जो फाइनेंशियल असेट्स है उसको अमोर्टाइज कॉस्ट, मतलब जो खर्चा ऑलरेडी हो चुका है उसके हिसाब से क्लासीफाई करना पड़ेगा। इंटरेस्ट को इनकम स्टेटमेंट में दिखाना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट मेथड के हिसाब से। और जो आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 109 है उसमें इम्पेयरमेंट रिक्वायरमेंट के बारे में बात की गई है। जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है वो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल पे जो है डिपेंड करते हैं, दैट रिप्लेस इनकर्ड लॉस मॉडल। तो पुराना जो इनकर्ड लॉस मॉडल है उसको रिप्लेस करके एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल बनाया गया। तो इसमें भी 3 स्टेजेस है। ऐसे लोन जिसका मतलब चेंज नहीं होगा, जिसमें खास क्रेडिट रिस्क बढ़ने का कोई चांस नहीं है, तो उसके लिए 12 मंथ्स के लिए हमें जो है उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। नॉट क्रेडिट में 2 कैटेगरी है, एक तो क्रेडिट इम्पेयर्ड है, एक नॉट क्रेडिट इम्पेयर्ड। तो दोनों ही के लिए लाइफ टाइम जो है ECL रखना पड़ेगा। ECL का फुल फॉर्म क्या था हमारे यहाँ पे, ECL का फुल फॉर्म था एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसमें हो गया। फिर यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर अभी तो गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया, गवर्नमेंट ने बोला कि नोटिफाई करेंगे तब से बैंकों को नए वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस्तेमाल करना। तो जब नए वाले IND इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएंगे तो हमारे एग्जाम के लिए ये जरूरी होगा। बट क्योंकि अभी नए वाले एप्लीकेबल नहीं है, तो जो पुराने वाले 29 ICAI वाले
आई वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वही हमें याद करना है, जो कि हम ऑलरेडी पार्ट 2 में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो उसके 29 उसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई, वो आपको याद करना है क्योंकि उसमें से हमेशा 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। ये अभी आपको स्किप करना है, जब भी गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, अभी तो नहीं, 1-2 साल लग जाएगा मिनिमम, तो उसके बाद ही हमें ये याद करना पड़ेगा, तो अभी इसकी जरूरत नहीं है। फिर अगला आता है जीएपी। तो ये जो है यूएस के लिए, ये सिर्फ यूएसए के लिए और किसी कंट्री के लिए नहीं। तो यूएसए का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको बोलते हैं जीएपी। तो 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि यूएस का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका नाम क्या है। फिर ऑप्शन हो सकता है जीएपी, आईएनडीएस, क्या है, तो हमें आंसर रहना चाहिए जीएपी। तो ये यूएस में जो कंपनीज है, जो प्राइवेट कंपनी है, वो इस वाले स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करती है। फिर ये क्यों ज़रूरी है, तो इसमें हमें कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। कोई भी जो इन्वेस्टर्स है वो फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहता है किसी कंपनी के रिगार्डिंग, या कोई क्रेडिटर है तो उसको जो है इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू मिलती है। कोई पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है, जो क्रेडिटर है, वो कैश रिसिप्ट किसी कंपनी के बारे में जानना चाह रहे हैं, टाइमिंग को कि कब उसको कितना कैश रिसिप्ट होगा, तो वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से मिलती है। फिर अगला इसकी क्वालिटीज की, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो जरूरी होना चाहिए, तो उसके लिए कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। जो डेटा है वो इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट डेटा होना चाहिए। रिलायबल मतलब भरोसेमंद डेटा होना चाहिए। जो भी डेटा आपको मिलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसको आप कंपेयर कर सको, और वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। मतलब एक कंपनी अगर 1 साल में एक अकाउंटिंग का मेथड इस्तेमाल करे तो कंटिन्यूस उसको वही मेथड इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, फिर जीएपी को कैसे स्टैब्लिश किया गया उसके बारे में यहाँ पे बात की गई। तो उसके लिए एसईसी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यूएस का, उसके थ्रू जो है इसको स्टैब्लिश किया गया। फिर अगला है हमारा अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, एआईसीएपी। फिर 1939 में क्या हुआ था, जब रिसेशन आया था ना, डिप्रेशन, उसके बाद से ही एसईसी को स्टैब्लिश किया था, और उसी के बाद से जो है एआईसीपी को स्टैब्लिश किया गया था एसईसी के कहने पे ही। और एआईसीपी ने क्या किया, कुछ बॉडीज बनाई। पहले इसने सीएपी बनाई, उसने बोला कि अच्छे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाओ, तो ये 51 स्टैंडर्ड लाए, बट बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाए, फिर उसको हटा दिया गया। फिर 1959 में एपीबी को लाया गया, फिर इसको भी हटा दिया गया। फिर लास्ट में जो है किसको लाया गया, उसको हटा के एफएएसपी को लाया गया। ठीक है, तो वही इसमें बात की गई है कि एआईसीए ने कुछ नए स्टैंडर्ड बनाए ऑडिट और अकाउंटिंग गाइडेंस को लेके, स्टेटमेंट को लेके और प्रैक्टिस को लेके। फिर एफएएसबी जो है, एपीबी अच्छे से काम नहीं कर पाया अकाउंटिंग प्रैक्टिस बोर्ड, तो इसीलिए एफएएसबी बनाया गया, और उसका रिकमेंडेशन यही था कि जो है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये जो है हमारे एपीबी, इसको हटाया जाए। फिर आपके एपीबी को हटा के आपका एफएएसबी बनाया गया। एफएएसबी अकेला नहीं था, इसके साथ एफएएफ और एफएएसएसी को भी लाया गया था। तो इन तीनों ने मिलकर कई सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए, जिनको हम लोग जीएपी के नाम से जानते हैं। फिर आपका जो भी नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज है, तो उन पे जीएपी वाला स्टैंडर्ड लागू होता है। तो जो गवर्नमेंट एंटिटी है उन पे जीएसपी वाला लागू होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जीएपी यूएसए में तो इस्तेमाल होता है, बट कौन सी, क्या गवर्नमेंट बॉडीज या प्राइवेट बॉडीज। तो जो नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज है, तो वो जीएपी वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करती है, और जो गवर्नमेंट एंटिटी है वो जीएसबी वाले, यानी गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनके लिए अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो जीएसबी वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 1984 में ऐसा ही हुआ था कि जो जीएसबी है उसमें स्टेट या जो लोकल गवर्नमेंट है उनके लिए रिपोर्टिंग करने के लिए जीएसबी को बनाया गया था। फिर आईएफआरएस क्या है, इंटरनेशनल, मतलब यहाँ पे तो यूएस की बात खत्म होगी। ठीक है, यूएस के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए जीएसपी है, नॉन गवर्नमेंट के लिए जीएपी, तो यूएस की बात खत्म होगी। अब हम बात करेंगे यूएस के अलावा। यूएस के अलावा तो बहुत सारी और कंट्रीज है, तो वो कौन से वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करती है। तो पार्ट 3 में पहले हमने इंडिया की बात की, फिर हमने यूएस की बात की, अब हम बात कर रहे हैं बाकी इंटरनेशनल और भी तो कंट्रीज है ना, तो वो कौन से वाले स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करती है। उनके लिए है आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो ये ग्लोबल लैंग्वेज है बिजनेस की, और काफी सारी कंट्रीज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को यूज करती है। 100+ कंट्रीज इसको इस्तेमाल करती है। तो ये एक तरह से इंडिपेंडेंट, नॉट फॉर प्रॉफिट, प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या, अच्छी क्वालिटी के, हाई क्वालिटी अंडरस्टैंडेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को बनाना, उसको प्रमोट करना, और उसको जो है फैसिलिटेट कराना कि जैसे लोग आईएफआरएस को इस्तेमाल करें, इस चीज के लिए बढ़ावा देती है। और जो स्मॉल और मीडियम साइज एंटिटीज है, तो उनकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए जो चीजें जरूरी है वो भी लाने का ये काम करती है। फिर अगला था कि आईएफआरएस को कहाँ इंप्लीमेंट किया गया, तो 100+ कंट्रीज जो है इसको इंप्लीमेंट करती है। फिर डिफरेंस था जीएपी और आईएफआरएस में। तो जीएपी आपका यूएस में इस्तेमाल होता है, आईएफआरएस अदर देन यूएस होता है। जीएपी में क्या क्या डिफरेंस है, तो एक तो डिफरेंस यही है कि ये एक तरह की रूल बेस्ड अकाउंटिंग है, और ये प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग है। और इसके अलावा कुछ और भी इसमें डिफरेंसेस यहाँ पे बताए गए कि इसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, चेंज इन इक्विटी, उन सबको इंक्लूड किया गया है। अगर हम आईएफआरएस की बात करें तो इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट, इनकम, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो एंड फुटनोट्स को इंक्लूड किया गया है।
सेकेंड पॉइंट भी इसमें ऑलमोस्ट कॉमन ही है कि जो इसमें करंट और नॉन करंट एसेट और लाइबिलिटीज का सेपरेशन जरूरी है। यहाँ पे भी वही लाइन लिखी है कि इसमें जो बैलेंस शीट है उसमें करंट, नॉन करंट और जो लाइबिलिटीज है उसको, या जो डिफर्ड टैक्स है उसको असेट्स और लाइबिलिटीज के साथ ही इंक्लूड किया गया। चलिए ये यहाँ पे आपका हो गया। और बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इतना ज़्यादा डिफरेंस हमें याद करके जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत हमें मालूम होना चाहिए कि जीएपी आपका यूएस में इस्तेमाल रहता है और IFRS 100+ कंट्रीज इसको इस्तेमाल करती है अदर देन यूएस। अब हम